किस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी भाषा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जो हिंदी की किताब है उसका पहला चैप्टर है भाषा, और इससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हिंदी हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आती है। और आज की इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, मात्र कितने क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन में हम आपका खत्म कर देंगे हिंदी का भाषा का चैप्टर। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिंदी इसमें है भारोपीय परिवार, ये है आपका ऑप्शन सी, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो क्या अकेली हिंदी ही भारोपीय परिवार की भाषा है? नहीं, और के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें आप देख सकते हैं अंग्रेजी, रूसी, चीनी भाषा, पंजाबी, जर्मन, नेपाली और प्राचीन फारसी, ये भी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत की सबसे ज्यादा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। सबसे ज्यादा हिंदी तो बोली जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। इसमें जानकारी लेते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो ये अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। और किस अपभ्रंश से हुआ है वो भी हम देख लेते हैं कि ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी पर है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हुआ है आपका ऑप्शन डी, शोर सैनी अपभ्रंश से। अब हम बताते हैं आपको कि किस भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया या फिर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देख लेते हैं शोर सैनी अपभ्रंश से किस किस का विकास हुआ है। तो ये शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी का और गुजराती, इन 3 उपभाषाएं, ये उपभाषा, ये भी पश्चिमी हिंदी भी एक उपभाषा है और राजस्थानी भी उपभाषाएं हैं और गुजराती भी उपभाषाएं हैं। इन तीनों का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है, इसके अंदर 3 आती है, ये गुजराती है। तो इस तरह से इनकी कुछ इन पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती ये उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत जो बोली आएगी वे भी शोर सैनी अपभ्रंश की होगी, ये आपको याद रखना। पेशाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी का पेशाची अपभ्रंश से विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का हुआ है देखो अर्धमगधी से, अर्धमगधी पूर्वी हिंदी से, जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये पूर्वी हिंदी में आती है। ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, पश्चिम हिंदी में कौन सी बोली आती है, राजस्थानी में कौन सी बोली आती है, वो सब देखेंगे। अभी तो आपको बस इतना देखना है कि कौन सी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी और गुजराती का। और पैसाची अपभ्रंश से हुआ है लहंदा और पंजाबी का। अर्धमगधी अपभ्रंश से किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का। और मगधी अपभ्रंश से बिहारी का हुआ है, बांग्ला का हुआ है, उड़िया और असमिया, बिहारी, बांग्ला और उड़िया, असमिया, इन सब का हुआ है मगधी से। और खस, एक है खस अपभ्रंश, इस खस अपभ्रंश से हुआ पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली, पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, ये खस अपभ्रंश से संबंधित है। इनका विकास खस अपभ्रंश से हुआ। और सिंधी भाषा का विकास हुआ ब्राचड़। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि ब्राचड़ से किसका भाषा का विकास हुआ है। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ से हुआ है, ब्राचड़ अपभ्रंश, ये आपको याद रख लेना। और इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं, बस अगर आपने इतने अपभ्रंश से याद कर लेना तो इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बाहर, सब कुछ इसी से ही आ जाएगा। बस एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में से सब क्वेश्चन आपका आ जाएगा अपभ्रंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम,
हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो ये हमें बताना है कि पहले कौन कौन सी भाषा बनी और फिर बाद में हिंदी कैसे बनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद में लौकिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत और ये संस्कृत दोनों में फर्क होता है, आप वैदिक संस्कृत को पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छी तरह से, समझ भी नहीं पाएंगे, और जो ये संस्कृत है उसको तो आसानी भाषा में बोल दिया गया एक तरह से। फिर उसके बाद आई पाली भाषा, फिर आई प्राकृतिक भाषा। पाली भाषा बौद्धों की भाषा मानी जाती है, बौद्ध लोग मानते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंधित है। और प्राकृतिक भाषा जैनों की भाषा मानी जाती है। फिर उसके बाद में अपभ्रंश आई, और आप जानते हैं अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। ये मैंने आपको बताया था कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे विकास हुआ। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर आई आपकी पाली भाषा। पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से अवहट्ट का विकास हुआ, और अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ, जो अब आज के टाइम पे हम बोलते हैं। तो याद रख सकते हैं, वैदिक संस्कृत हो गया, लौकिक संस्कृत होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ये भी क्रम पूछा जाता है, याद रख लेना। कम क्वेश्चन में ज्यादा जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में? कितनी उपभाषाएं? एक तो होती है आपकी भाषा, फिर भाषा से वो बनती है फिर उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? जिस क्षेत्र में जब बोलियां बहुत ज्यादा बोली जाती है तो वहां पर उपभाषा बना देते हैं उसको, यानी बोली के विकसित रूप को ही क्या कहते हैं? बोलियों के विकसित रूप को उपभाषा ही होती है कहते हैं। जैसे साहित्य की रचना अगर किसी बोली में होने लगती है, सबसे ज्यादा साहित्य की रचना, तो उनको उपभाषा कहने लगते हैं। फिर उपभाषा के अंतर्गत फिर बोलियां बोली जाती है आपकी बोली। तो यह भाषा, उपभाषा और बोली होती है, ये आपको याद रख लेना। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 है। अब इन 5 के बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे देते हैं अभी। तो बोली का मतलब क्या है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब वह बोली क्या है? से उपभाषा बन जाती है। फिर उसको क्या कहने लगते हैं? उपभाषा। अर्थात बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बोली जाती है या फिर बहुत जगह बोली जाती है, फैल जाती है जब बहुत ज्यादा कोई बोली, तो उसमें फिर साहित्य की भी रचना होने लगती है। जैसे हमारी खड़ी बोली है, साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसके बाद उसे उपभाषा कहते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभाषाओं के ही हम देखते हैं